कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन फिक्र है कि बढ़ती जा रही है। आज फिक्र अमेरिका के ईरान पर हमले की है। जवाब में ईरान ने कुवैत पर अटैक कर दिया है। सवाल यह है कि क्या खाड़ी में युद्ध विराम टूट गया है? बड़े ऑब्वियस सवाल है, कौन सा युद्ध विराम? इजराइल ने इस बीच लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं और यह पहली शर्त थी युद्ध विराम की। वहां के 900 वर्ष पुराने किले पर कब्जा कर लिया है। तो क्या नेतन्याहू महायुद्ध वाला एक्सटेंशन चाहते हैं? और भारतीय सेना की दो बड़ी कामयाबी भी जानना जरूरी है। एक है कैलिबर बम का सफल परीक्षण और दूसरा है दिव्यास्त्र ड्रोन का सफल टेस्ट। पॉलिटिकल फाइल में आज की शुरुआत यूपी से होगी। सूर्य हत्याकांड पर सीएम योगी ने पहली बार बयान दिया है। कहा दोस्ती में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने बिजली का मुद्दा उठाया। सवाल दागा कि 10% सरचार्ज लगाने की क्या मजबूरी थी। बंगाल में टीएमसी में बागी चैप्टर की दिन भर चर्चा रही। ममता ने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया। वहीं टीएमसी के एक सांसद के दफ्तर पर भीड़ ने हमला कर दिया। और राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? सीबीएसई में जेब कतरे बैठे छात्र, उनसे सावधान रहें। उनके तीखे सवालों से देश की राजनीति में कैसा ही उबाल आया है, यह भी जानेंगे। लेकिन पहले युद्ध की फाइल खोलते हैं। अमेरिका ईरान में समझौते पर बात बनती नहीं दिख रही है। उल्टे युद्ध की चिंगारी हर दिन भड़क रही है। पिछले एक हफ्ते से दोनों ही देश की सेनाएं एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। बार बार होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान का रणनीतिक बंदर अब्बास पोर्ट अमेरिकी हमलों से दहल रहा है और जवाब में ईरान हर बार खाड़ी में किसी नए देश को निशाने पर ले रहा है। इसीलिए इस पर एक वॉर चार्ट से साफ हो जाएगा कि अमेरिका ईरान में समझौता कोसों दूर है और कभी भी फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इस युद्ध चार्ट में पहला पन्ना ईरान पर अमेरिका के नए हमले से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सेंटकॉम की ओर से जानकारी दी गई है कि बीते शनिवार रविवार को ईरान के गोरुक और केशम द्वीप में स्थित ईरानी रेडार और ड्रोन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर सेल्फ डिफेंस में सुनियोजित और सोचे समझे हमले किए गए। ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों का जवाब दिया गया। ईरान की इन आक्रामक कार्रवाइयों में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उड़ान भर रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराना भी शामिल है। इसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे अटैक ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, जो रीजनल वाटर से गुजरने वाले जहाजों के लिए साफ तौर पर खतरा थे। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि मौजूदा युद्ध विराम के बीच ईरान की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिकी जवाब में अपनी संपत्तियों और हितों की रक्षा करना जारी रखेगा। लेकिन इस नए संघर्ष की पूरी पिक्चर में ईरान का एक द्वीप है जिसे टारगेट किया गया है, जिसके बारे में सेंटकॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तेहरान ने बड़ा दावा किया है और जवाब में ईरान ने कुवैत पर मिसाइल अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर जो नए हमले किए हैं, इस मैप पर उनकी लोकेशन और डिटेलिंग है। मैप में केशम द्वीप और गोरुक द्वीप के इलाके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ही हिस्सा हैं। ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और केशम द्वीप एकदम उसके टिप पर। ईरान क्या कह रहा है? इस मैप को अगर ध्यान से देते हैं तो ईरान कहता है कि जब भी आपके शिप्स निकलेंगे तो केशम द्वीप के नजदीक से टोल देते हुए निकलेंगे, क्योंकि उसके इस तरफ नीचे की तरफ माइंस बिछी हुई, यह दावा किया जा रहा है। खैर, केशम ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं ईरानी रेडार ड्रोन कमांड साइट्स मौजूद हैं, जबकि गोरुक में भी ईरानी रेडार ड्रोन फैसिलिटी मौजूद है। इन सब ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। ये दोनों वो जगह हैं जहां से युद्ध के पहले तक दुनिया भर के सभी कमर्शियल जहाज गुजरा करते थे। लेकिन अब यहां ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है और यहां से काफी करीब, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की भी नाकाबंदी है। ये देखिए, क्योंकि ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो है गल्फ ऑफ पर्शिया, ये यहां पर, और जो उस तरफ आप देख रहे हैं ऑपोजिट साइड, वो है गल्फ ऑफ ओमान। अमेरिकी नाकाबंदी गल्फ ऑफ ओमान में है। गल्फ ऑफ पर्शिया जो मेरी तरफ है, वहां पर ईरान की नाकाबंदी। खैर, लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके सीरिक द्वीप पर भी हमला किया। ईरान की फोर्सेस ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई की, जिसमें निशाने पर कुवैत आया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अल सलेम बेस को निशाना बनाया और वहां ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। यह हमला IRGC के आदेश पर हुआ। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि ईरान ने वहां पर फतेह 110 मिसाइलें लॉन्च की थी। इसके बाद कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और कुवैत का दावा है कि उसने 6 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। युद्ध विराम के साथ साथ अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं।
बीते 8 दिन में 5 बार ऐसे मौके आए जब अमेरिका और ईरान में मिनी वॉर हुई। सोमवार, ध्यान से देखिएगा, सोमवार 25 मई को बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया। हमले में ईरान नेवी के 4 सैनिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में यूएस वॉरशिप पर हमला हुआ। बुधवार 27 मई को बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया। ड्रोन लॉन्च साइट पर हमला किया गया। ईरान ने कुवैत पर जवाबी हमला किया। अल सलामी अमेरिकन बेस पर अटैक किया गया। शनिवार 30 मई को ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला हुआ। रविवार 31 मई होर्मुज कमांड सिस्टम पर अमेरिका ने किया अटैक। सोमवार 1 जून अमेरिका ने सिरिक द्वीप पर हमला किया। ईरान ने कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैती रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। दोनों देशों में जुबानी फायरिंग भी जमकर हो रही है। एक दूसरे को खूब धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका के हमले उस वक्त हो रहे हैं जब ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और डील वाले दावे कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरह से बार बार डील को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो ईरान से समझौता कर पश्चिम एशिया संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका अगला टारगेट क्यूबा है और पश्चिम एशिया में उनके युद्धपोत है। पश्चिम एशिया में उनकी सेना है। वो ना साउथ चाइना सी यानी ताइवान पर फोकस कर पा रहे हैं, ना रशिया पर। इसीलिए वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ही बातचीत को डिरेल कर रही हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अभी भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। उनकी पहली शर्त यह है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करे। दूसरी शर्त यह है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करे। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोला जाए और कोई टोल ना वसूला जाए। ट्रंप की एक शर्त यह भी है कि बाकी बातों पर सहमति बनने के बाद हर जाने की राशि भी अमेरिका खुद तय करेगा। ट्रंप अपनी शर्तों पर यह ड्रीम डील चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ईरान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर बड़ी तब्दीली कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के इरादे बदलने वाले नहीं दिखते हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि अब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनी एक्शन में आ चुके हैं। वो ठीक हो चुके हैं। इसीलिए ईरान अपनी शर्तें और कड़ी करता जा रहा है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य इस्माइल कोसारी का दावा है कि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दा अमेरिकी वार्ता में शामिल है ही नहीं। ईरान इस पर कोई बातचीत नहीं करेगा। कोसारी ने ट्रंप के बयानों को भी झूठा बताया। हालात चिंताजनक है। अमेरिका के लिए भी मुसीबत यह भी है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं। युद्ध में जाने के लिए सैन्य तैयारी भी जबरदस्त कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को परेशान करने वाला डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने अमेरिकी हमले के दौरान दबे हुए अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से चालू कर दिया है, यानी कि वो जो साइलोस थे उनको एक्टिवेट कर दिया है। ईरान की ऐसी 18 अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स हैं जो अब फिर से ऑपरेशनल हैं। इन सभी साइट्स तक पहुंचने के लिए 69 एंट्री गेट्स में से ईरान ने 50 सुरंगी रास्तों को फिर से खोल दिया है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास 33 मिसाइल साइट में से 30 पूरी तरह एक्टिव हैं। ज़्यादातर लॉन्चर्स की भी मरम्मत हो चुकी है। देज फुल मिसाइल बेस के 5 में से 4 लॉन्चर एक्टिव हैं। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने मलबों से करीब 1000 से अधिक मिसाइलें सुरक्षित बरामद भी कर ली हैं। अमेरिका ने 40 दिनों तक चले युद्ध में ईरान में 13,500 हमले करने की बात कही थी। ईरान ने वहीं एक ऐसा घातक हथियार दुनिया को दिखाया है जो समुद्री जंग में गेम चेंजर हो सकता है, अमेरिका की चिंता को बढ़ा सकता है। IRGC ने एक नई और तेज रफ्तार वाली मिसाइल बोट को सेना में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम है 27 रजब। इसे हाल ही में तेहरान के इनकलाब चौक पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में पेश किया गया है। इस बोट को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 27 रजब बोट 100 नॉट यानी लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। 2 समुद्री क्रूज मिसाइलें इससे लॉन्च हो सकती हैं और इस बोट की मारक क्षमता 700 किलोमीटर। खास बात यह है कि ईरान ने यह अटैक बोट ऐसे समय में दिखाई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक्टिव ईरानी जहाजों पर हमले किए थे। इन सारी बातों से लगता है कि खाड़ी को महायुद्ध की आग में झोंकने की तैयारी दोनों तरफ से है। वैसे शाम को एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया तंसीब के अनुसार लेबनान में इजरायली अटैक के विरोध में ईरान की नेगोशिएटिंग टीम ने अमेरिका के साथ मध्यस्थ के जरिए बातचीत और संदेशों के आदान प्रदान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। ईरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान और गाजा में अपने आक्रमण बंद नहीं करेगा और लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह पीछे नहीं हटता है, तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इजराइल पर क्या ईरान के इस तेवर का असर पड़ेगा? आगे हम आपको इसकी डिटेलिंग देने वाले हैं, क्योंकि युद्ध का यही दूसरा चैप्टर है। एक तरफ सीजफायर के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, तो वहीं इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा आदेश दिया है जो युद्ध की इस आग में घी का काम करेगा। युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन बारूद की गंध अभी भी हवा में तैर रही है। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को लेबनान में अपने जमीनी सैन्य अभियान को और तेज करने का आदेश दिया है।
यानी अब सिर्फ हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर भी इजराइल अपनी पकड़ को और मजबूत करने जा रहा है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि अब लेबनान में और भीषण प्रहार होगा। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका लक्ष्य उन इलाकों में इजराइल की पकड़ को और मजबूत करना है जो लंबे समय से हिजबुल्लाह के प्रभाव में रहे। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। रिपोर्ट के मुताबिक अब हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों पर भीषण हमले होंगे। इजरायली सेना अब जहरानी नदी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इस इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल माना जाता है। लितानी नदी तक के इलाके पर पहले ही आईडीएफ का नियंत्रण हो चुका है। अब आईडीएफ इस इलाके से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ रही है। इसे लेकर नेतन्याहू ने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में साफ कहा कि जब तक हमलों का खतरा है तब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ने अटैक को लेकर अमेरिका से भी बात की है। अब से कुछ घंटे पहले इजरायली रक्षा मंत्री से बात करने के बाद नेतन्याहू ने अब बेरूत पर भी हमले करने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो ऐसे हालात नहीं बनने देंगे जब हिजबुल्लाह उनके शहरों और नागरिकों पर हमले करे। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। नाइट विजन कैमरों और फुल बॉडी आर्मर के साथ किले की तरफ बढ़ते इजराइल के ये सैनिक हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। यह वीडियो खुद इजरायली मिलिट्री ने जारी किया, जिसमें उनके सैनिक किले पर इजरायली झंडा फहराते दिखाई दिए। पिछले 26 वर्षों में यह पहली बार है जब इजराइल की सेना ने लेबनान में इतना अंदर घुसकर किसी इलाके पर कब्जा किया। आपको बता दें कि ब्यूफोर्ट किले पर 44 वर्ष बाद इजरायली झंडा फहराया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज ने कहा है कि सेना ने आसपास के गांवों में कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई और हवाई हमलों के बाद यह कामयाबी हासिल की है। ब्यूफोर्ट किला कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। यह किला दक्षिणी लेबनान की ऊंची चोटी पर स्थित है और यहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। लितानी नदी से लेकर उत्तरी इजराइल तक का बड़ा हिस्सा इस किले से दिखाई देता है। माना जाता है कि जो इस किले को नियंत्रित करता है वो पूरे क्षेत्र की सैन्य गतिविधि पर नजर रखता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इस पूरे इलाके को अपने सैन्य अड्डे में बदल दिया था। अंडरग्राउंड सुरंगें, हथियारों के भंडार और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स यहीं पर मौजूद थे। यही वजह है कि इजरायली सेना ने कई दिनों तक भीषण हवाई हमले किए, गांव में लड़ाई लड़ी और आखिरकार इस किले पर कब्जा कर लिया। इस किले पर कब्जा इजराइल के लिए कितना है, हमें जानना जरूरी है। इजराइल ने वर्ष 1982 में ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किया था। 18 वर्ष बाद इजराइल ने इसे वापस लेबनान को सौंप दिया था। 1982 से 2000 तक ये इजरायली सेना का प्रमुख अड्डा था। 700 मीटर ऊंची पहाड़ी से बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। इस किले का सैन्य महत्व बहुत ज्यादा है। गौर करने वाली बात यह है कि 2 और 3 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय में अगले दौर की वार्ता के बीच यह कार्रवाई हुई। सोचिए जरा, आखिर इजराइल ने वर्ष 2000 में ब्यूफोर्ट किला वापस लेबनान को क्यों सौंपा था? दरअसल 1982 से 2000 तक इजराइल की सिक्योरिटी जोन में हिजबुल्लाह के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। हर वर्ष औसतन 20 से 25 इजरायली सैनिक मारे जाते थे और फिर 1999 के इजरायली चुनाव में नए बने प्रधानमंत्री एहूद बराक ने वादा किया था कि वो 1 वर्ष के अंदर लेबनान से सेना वापस बुला लेंगे। उस वक्त लड़कों को घर लाओ यानी ब्रिंग द बॉयज बैक होम का नारा लगा था। वर्ष 2000 में उन्होंने इसे पूरा किया। इस तरह इजराइल ने ब्यूफोर्ट किला छोड़ा। इजराइल को लगा कि सेना वापस बुलाने से उत्तरी इजराइल पर हमले कम होंगे, शांति का रास्ता खुलेगा, लेकिन असल में हिजबुल्लाह मजबूत हुआ, जिसे इजराइल आज भी वर्ष 2000 की गलती मानता है। लेकिन अब इजराइल ने एक बार फिर इस किले पर कब्जा कर लिया। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन ने अब कूटनीतिक टकराव का भी मोर्चा खोल दिया है। इजरायली हमलों और जमीनी कार्रवाई को लेकर दुनिया के कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई। सबसे तीखी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे खुला उल्लंघन बताया और इसके लिए अमेरिका, इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उधर यूरोप से भी इजराइल पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इजराइल से संयम बरतने की अपील करते हुए फौरन हमले रोकने के लिए कहा है। ब्रिटेन ने भी कड़ा संदेश दिया है। लंदन ने चेतावनी दी है कि लेबनान के नागरिक ठिकानों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कतर ने इजराइल के जमीनी अभियान पर गंभीर चिंता जताई है। दोहा ने मांग की है कि लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन को फौरन रोका जाए। यानी लेबनान की जमीन पर चल रही ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। सबसे पहले चलते हैं बंगाल, जहां सरकार गठन के बाद भी राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन काफी हैं। आज बंगाल से 2 बड़ी न्यूज हैं। पहली, शुभेंदु मंत्रिमंडल का विस्तार और दूसरी, ममता बनर्जी की पार्टी में जारी उठापटक। आज टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। इनमें एक का नाम है संदीपन साहा और दूसरे का नाम है
ऋताब्रता बैनर्जी। यानी चुनाव नतीजा आता है और उसके 1 महीने के अंदर, बल्कि 1 महीना भी नहीं बीता है, और 2 विधायकों पर पार्टी की गाज गिर गई। टीएमसी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि संदीपन साहा और ऋताब्रता बैनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया, टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग नहीं लिया, खुद को पार्टी गतिविधियों से अलग रखा। हालांकि इन विधायकों पर जब एक्शन हुआ उससे कुछ देर पहले ही इन दोनों विधायकों ने राज्य विधानसभा में फर्जी सिग्नेचर के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिया। फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बैनर्जी को आज दूसरी बार सीआईडी ने नोटिस भेजा। उधर संदीपन साहा ने साफ कहा है कि उन्हें पता था कि मीटिंग में किसकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए वो नहीं गए। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं, और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है। विधानसभा में विधायक बन के अपने लोगों के लिए काम करेंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा क्यों सोचेंगे। 2 विधायकों पर एक्शन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के काली घाट में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक को उस वक्त रद्द करना पड़ा जब 80 में से केवल 19 नवनिर्वाचित विधायक ही पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक कम उपस्थिति देखकर ममता ने बैठक नहीं करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि वो बैठक कक्ष में भी नहीं गई और नेताओं को सूचित कर दिया गया कि बैठक फिलहाल स्थगित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं, बैठक की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। इससे पहले इसी जगह हुई बैठकों में 69 और 71 विधायक शामिल हुए थे। विधायकों की अनुपस्थिति पर कृणाल घोष ने कहा कि हाल के दिनों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद कई विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर विरोध प्रदर्शन और संगठनात्मक गतिविधियों को संभालना पड़ रहा है। टीएमसी यह भी दावा कर रही है कि अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए हमलों के बाद कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसीलिए विधायक नहीं पहुंच पाए, लेकिन सारे विधायक एकजुट हैं। इस बीच अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले के विरोध में टीएमसी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज नगर निकाय और ग्रामीण इलाकों में विरोध मार्च निकाले गए। कल यानी 2 जून को कोलकाता में धरना दिया जाएगा, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर वो सड़क पर उतरती हैं तो पुलिस उन्हें रोकती है या नहीं। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर के बाद टीएमसी सांसद बापी हल्दर के पार्टी कार्यालय को टारगेट किया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय में बाढ़ राहत सामग्री अवैध रूप से रखी गई थी। जैसे ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं। तृणमूल कांग्रेसेर एमएलएদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে, এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে, कोनो ना कोनो ऑफिस से। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं, होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को, ममता जी के ऊपर
विधायक लोग। एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डिफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है। इन सबसे अलग बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। अगर मंत्रिमंडल विस्तार को डिकोड करें तो इस बार उत्तर बंगाल से 10 विधायकों को मंत्री पद मिला है। ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार में उत्तर बंगाल की अनदेखी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले चाहे लेफ्ट की सरकार हो या टीएमसी की, दोनों सरकारों में इस इलाके के साथ भेदभाव का आरोप लगता रहा। नोट करने वाली बात यह है कि पहले की सरकारों में दक्षिण कोलकाता के प्रतिनिधियों का सरकार में दबदबा रहता था, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं। विस्तार के बाद बंगाल मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई। काम करना है, बंगाल को तरक्की के लिए, बंगाल को आगे ले जाना हो, जैसा पहले बंगाल था उस गरिमा में पहुंचाना है। बहुत कठिन काम है, लेकिन जो भरोसा पश्चिम बंगाल के आम जनता ने रखे हैं उसी मुताबिक हम लोग को काम करना है। पहली बार एक राष्ट्रवादी सरकार, और वो भी डबल इंजन की सरकार बनी है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने और मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। निश्चित तौर पर मुझे जो विभाग मिलेगा, जो जिम्मेवारियां मिलेंगी, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। आज पूरा मंत्रिमंडल का शपथ लिया गया है। जो डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों को पता चलेगा, सभी तरीके से जैसे हमारे निर्देश आएगा पार्टी से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से, हम लोग सभी काम पे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऑलमोस्ट प्रायोरिटी से कि हम लोग का युवाओं को जो बेरोजगार हुआ है उनको नौकरी मिले, उनके लिए अच्छा इंडस्ट्री आए, अच्छा नया नौकरी आए, और सरकारी जो व्यवस्था है वहाँ स्वच्छता से वहाँ नियोग प्रक्रिया हो। भय आउट भरोसा इन। पश्चिम बंगाल के लोग जो भरोसा किया है बीजेपी सरकार के ऊपर, आप उसको काम पे, जमीन पर वो करके दिखाना है। कोलकाता से ही एक और अपडेट है, हालांकि इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। लेक टाउन से लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति को हटा दिया गया है। इसकी पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ कर गई थी। अब मूर्ति की मेकिंग में प्रॉब्लम है या लगाने में, ये तो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाल ही में आए आंधी तूफान की वजह से मूर्ति हिलने लगी, जिससे इसके गिरने का खतरा था। लोगों ने मूर्ति हिलती देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर क्रेन की मदद से मूर्ति को हटा दिया। इसका खुद मेसी ने उद्घाटन किया था। दिसंबर 2025 में ये मूर्ति लगाई गई थी जब मेसी कोलकाता आए थे, लेकिन ये मूर्ति कहां लगाई जाएगी इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसे बनवाने का काम पूर्व मंत्री सुजीत बोस ने किया था, जिन्हें हाल ही में ईडी ने भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूर्या की हत्या करने वाले असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सूर्या का परिवार उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है। दोस्ती की आड़ में सूर्या की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ तीखे सवाल किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी और चूक है। नालायक बच्चों को समझाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े एक कार्यक्रम में ये बातें कही। सीएम ने यह भी कहा कि बकरीद में कई सोशल मीडिया हैंडल पर गौमाता का चित्र दिखाकर बधाई दी जा रही थी। ऐसे लोग समझ जाएं, नहीं तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा,
दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। सीएम योगी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि ऐसी घटनाओं के पीछे की फंडिंग का पता लगाया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष उन पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहा है। इनकी जांच की जाएगी, कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, कौन इन्हें फंडिंग कर रही है, विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है। और जिस तरीके के जिहादी यहां कॉलोनियों में बसे हैं, ये कॉलोनी देखे बसाई नहीं गई हैं, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एनकाउंटर करना ये बिल्कुल गलत बात है। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा, पुलिस कानून हाथ में लेते हैं, कानून हाथ में लेने की जो आदत पड़ गई है, और अभी ये बीजेपी के सरकार में कानून खुद ही तो सरकार ही तोड़ती है, ये गलत बात है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ दोस्ती की आड़ में धोखा देने वालों को संभलने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ सूर्य चौहान हत्याकांड मामले में आरोपी असद के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवास सरकारी जमीन पर किया गया एक अवैध अतिक्रमण है। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर इस अवैध कब्जे को हटा दिया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असद कल खोड़ा थाना क्षेत्र में खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन की पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था। योगी आदित्यनाथ सूर्य हत्याकांड पर एक्शन में दिखे तो अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने यूपी में 10% बिजली सरचार्ज पर लिखा कि जून से बिजली का बिल देखकर आंखों के आगे अंधेरा छाएगा। बिजली के बिल के नाम पर बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के तिकड़मी खर्चों की व्यवस्था के लिए इलेक्शन सरचार्ज लगा रही है। बिजली के बिल में भाजपा का कमीशन बढ़ा है। कुल मिलाकर राजनीतिक सच यह है कि यूपी में अगले वर्ष चुनाव है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना अपना राजनीतिक ग्राउंड तैयार कर रही हैं, जिससे वोटों का रन रेट बेहतर करके जीत हासिल की जा सके। यूपी में बिजली सरचार्ज पर अपडेट यह है कि विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल से जवाब तलब किया है। आयोग ने शुल्क वृद्धि पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया। यूपीपीसीएल से 7 दिनों के अंदर स्पष्ट करने को कहा गया कि आखिर किस आधार पर उपभोक्ताओं पर यह अतिरिक्त बोझ डाला गया है। इस मामले में उपभोक्ता परिषद की याचिका के बाद आयोग ने सुनवाई शुरू की है। लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और अगर आयोग अंतिम निर्णय में भी इस शुल्क को अवैध ठहराता है तो जून के बिलों में प्रस्तावित अतिरिक्त वसूली पर रोक लग सकती है। और अब फिक्र उन 17 लाख छात्रों की जो सिस्टम की लापरवाही झेलने को मजबूर हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 12वीं के वो छात्र हैं जो मार्किंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी की मार झेल रहे हैं। जब कुछ छात्रों की आंसर शीट सामने आई तो पता चला कि किसी के नंबर कम है तो किसी की हैंडराइटिंग में खेल हो गया। आज से रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें भी गड़बड़ी का ग्रहण लग गया। पता चला सीबीएसई का पोर्टल खुल ही नहीं रहा है।
घंटों तक हजारों छात्र और अभिभावक परेशानियों से जूझते रहे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन क्या मजाल कि बोर्ड का पोर्टल ओपन हो जाए। जिस वेबसाइट से छात्रों को उम्मीदें थी, वो खुद मेंटेनेंस मोड में चली गई। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की आंसर शीट की फोटोकॉपी, मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी, लेकिन सुबह ही बोर्ड की वेबसाइट पर साइट अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल सून जैसे सरकारी संदेश नजर आने लगे। सीबीएसई की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मेंटेनेंस कब तक चलेगी। फिलहाल छात्रों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय समय पर पोर्टल चेक करते रहें। मतलब पहले तो गलत मार्किंग सिस्टम की मार झेली, अब यह जिम्मेदारी भी छात्र ही उठाए। इससे पहले पोर्टल 29 मई को खुला था। उस दिन भी टेक्निकल ग्लिच की समस्या थी। तब सीबीएसई ने कहा था कि सारी तकनीकी दिक्कतों को दूर करके 1 जून को पोर्टल खोलेगी, लेकिन आज फिर साइट अंडर मेंटेनेंस का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला है। मैं इस वक्त आपको सीबीएसई की वेबसाइट से बार बार दिखा रही हूं कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है। और आप देखिए 3:20 हो चुके हैं। आप साफ मैं आपको यहाँ से टाइम दिखा रही हूँ। इस वक्त देखिएगा 3:20 हो रहे हैं दोपहर के, लेकिन अभी तक जो है वो पोर्टल देखते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट है। आप देखिए ये मैंने मेन वेबसाइट खोली और यहाँ से देखिए ये मैं वैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अलग से जो है वो लिंक दिया गया है। मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। ये देखिए, अगर इसको मैं क्लिक करती हूँ तो क्या आ रहा है, मैं साफ आपको दिखा रही हूँ फिर से। ये देखिए, साइट इज अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। यही सुबह से आ रहा है कि विल बी अवेलेबल सून। इस लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह से। छात्र बार बार वेबसाइट को खोलकर जो है पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। आपने पोर्टल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन खुला ही नहीं। 29 को भी कोशिश किया था तो नहीं हुआ था, आज भी किया तो आज भी नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं खुल रहा। मैंने कोशिश तो करी बार खोलने की, लेकिन वो खुल नहीं रहा। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। परीक्षार्थियों के साथ लंबी चर्चा के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है। इसके बाद उन्होंने रीवैल्यूएशन को कमाई का जरिया बताते हुए इसका गणित समझाया। एक बिल डिजिटल स्टैंड कॉपी 100 रुपए प्रति विषय, रीटोटलिंग 100 रुपए प्रति पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपए प्रति सवाल। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई की कितनी कमाई होगी। राहुल गांधी ने तंज करते हुए लिखा, गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे की, कमाई सरकार की। आज परीक्षा के मुद्दे पर बयानों की जमकर फायरिंग हुई। The entire process has become abysmal. This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. 5 लाख बच्चों ने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो 100 करोड़ तो यहीं आ गया। गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? माँ बाप की। सरकार की गलती के लिए स्टूडेंट पैसा क्यों दे? ये तो फ्री होना चाहिए। इसके लिए सरकार को पैसा ही नहीं लेना चाहिए। और जो एग्जाम सरकार लेती है और वो जो पेपर कैंसिल हो जाते हैं, ये तो जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि सरकार करोड़ों रुपए उसी से कमा लेती है। उनके पैसे जो है वापस किए जाने चाहिए। राहुल और गंभीरता ये विलोम शब्द है। जो जीवन में कभी गंभीर नहीं रहा खुद भी, वो गंभीर आरोप लगाएगा। उनको बोलिए ट्रक ड्राइवर के जाके वहां कपड़े उपड़े पहने, फोटो शूट करवाएं, उसी सब में काम रहते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म पूछिएगा तो नहीं आएगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के अलावा नीट यूजी पेपर लीक का विवाद भी जारी है। 21 जून की इसकी दोबारा परीक्षा होनी है।
जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 21 जून की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो, याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा को लेकर नए आवेदन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह आवेदन मुख्य याचिका के साथ ही सुना जाएगा, यानी पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ इसे जोड़ दिया गया। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर ऐसी राहत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एजेंसी पहले से ही कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। अधिकारियों पर पड़ रहे दबावों पर ध्यान दें। अब तक ये परीक्षा पेपर पेन मोड में होती रही। 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को देश भर में रद्द कर दी गई। पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे अपने हाथों में लिया है तो पूरी सफलता से परीक्षा करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी ने एनटीए चेयरमैन और उच्च शिक्षा सचिव से कड़े सवाल पूछे। दिग्विजय सिंह ने दोनों से पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि 21 जून को होने वाला एग्जाम लीक नहीं होगा। इस पर दोनों ने कहा कि जो भी खामियां नजर आईं उसे रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के सदस्य और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पूछा कि क्या लीक नहीं होने की लिखित गारंटी दोनों दे सकते हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद एकजुट थे। सबका कहना था कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। खैर, अब बात उस बंगले की जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कोई इसमें दलित एंगल देख रहा है तो कहीं इसे अनलकी बताया जा रहा है। खूब राजनीति हो रही है। बंगला विवाद के केंद्र में विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी हैं। उन्होंने पटना के वीवीआईपी इलाके में मौजूद 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। सरकार की तरफ से उन्हें बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया। वो आवास छोड़ने को तैयार नहीं हुए। पटना सचिवालय की डीएसपी पुलिस बल के साथ राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन उनके अड़ियल रुख को देखते हुए वो भी लौट गई। यानी प्रशासनिक स्तर से दबाव का कोई नतीजा नहीं निकला। 10 सर्कुलर रोड का बंगला पिछले 2 दशकों से लालू राबड़ी परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा पावर सेंटर रहा है। सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए यह बंगला नए कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित किया है, लेकिन राबड़ी देवी जी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि सरकार फोर्स के जरिए खाली करवा ले। वहीं मंत्री नंदकिशोर राम इसमें दलित एंगल बता रहे हैं। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से इस बंगले को खाली करने का लगातार दबाव बनाया गया है। राबड़ी देवी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह यह बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी ना मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली कर रहा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। अब तो नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। अब प्रथम नोटिस अभी गया है आवंटन के बाद, फिर जो विधि सम्मत है विभाग नियमानुसार वो प्रक्रिया। देखिए, राबड़ी देवी जी के बंगले को लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म है। आरजेडी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है तो वहीं सरकार नियमों का हवाला दे रही है। तो इस सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब नंदकिशोर राम को मंत्री बनाने के बाद हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित कर दिया गया था, फिर कुछ दिनों बाद ही उन्हें नया सरकारी बंगला आवंटित करने की जरूरत क्यों पड़ी? खाली के लिए खाली करेंगे। मुख्यमंत्री जो पूर्व में है नीतीश कुमार जी, उनको सबसे पहले खाली कर देना चाहिए। वो जब खाली कर देंगे तो वो भी खाली कर देंगे। आपसे लंबे अरसे तक माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो कभी जिद नहीं किया कि हम एक अन्य मार्ग में ही रहेंगे। यह तर्क कि हम खाली इस आधार पर नहीं करेंगे कि हमको इसी घर में आदत लग गया रहने। जिस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हो, वहां अगर बिहार पुलिस जाएगी तो दुर्भाग्य का विषय होगा ना। राबड़ी देवी जी के बंगले पर बदले की भावना से बिहार सरकार काम कर रही है। किनका बंगला कहां है ये सबको पता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर काम नहीं हो रहा है।
लेकिन बंगले खाली कराने को लेकर के सरकार बेचैनी में है। बंगले में ऐसा क्या छिपा के रखा है, क्या मोह है आपको बंगले से? बंगला किसी कीमत पर खाली करना पड़ेगा। यहाँ जंगल राज अब नहीं है, गुंडागर्दी आपकी नहीं चलने वाली। वैसे आपको बता दें कि 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला जो राबड़ी देवी जी को अलॉट हुआ है, उसे सियासी गलियारों में अनलकी माना जाता है। इस बंगले में आरजेडी से भूपेंद्र प्रसाद वर्मा रहे, आरजेडी से ही शमीम अहमद, कांग्रेस के मदन मोहन झा, बीजेपी के चंद्रमोहन राय, विनोद नारायण झा और राम सूरत राय इस बंगले में मंत्री के तौर पर रहे, लेकिन फिर वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। यानी जो बंगले में शिफ्ट हुआ वो दोबारा मंत्री नहीं बना। राजनीति की हैसियत भी धीरे धीरे घटती चली गई। यह जो बंगला है यह भी मंत्रियों को मिलने वाला ही बंगला है, जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के नाते राबड़ी देवी को आवंटित किया गया नवंबर 2025 में, जहां पर आने से इनकार किया है राबड़ी देवी ने। हालांकि यह बंगला भी इसके पूर्व में कई मंत्री यहां पर रह चुके हैं, चाहे वो चंद्रमोहन राय हो या कई अन्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री का भी यह बंगला कभी रहा है। बंगले की अपनी एक कहानी है। बंगले के लिए लोग कहते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपना आशियाना बनाया था, चाहे वो मंत्री रहे हों या अन्य लोग यहाँ पर, उनका भी ये मानना है कि यह बंगला उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ, अनलकी ही साबित हुआ। कई मंत्री जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, कई मंत्री इस बंगले में रहे, दोबारा फिर मंत्री नहीं बन पाए। तो हालांकि राबड़ी देवी लकी या अनलकी इस बंगले से नहीं, लेकिन राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है, जहां वो 2006 से ही रहती आ रही हैं, उस बंगले को खाली करने को ही तैयार नहीं हैं। अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, जहां पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई है। इस कानून के जरिए लोगों को फंसाने और फर्जी केस की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। आपराधिक मामले में फैसला देते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल मुयन की पीठ ने वैवाहिक विवाद में पॉक्सो कानून के तहत झूठे मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। कोर्ट ने पाया है कि महिला द्वारा बच्चों के यौन शोषण का आरोप पति और ससुराल पक्ष के पुरुषों पर लगाने का चलन बढ़ा है। कोर्ट ने पाया है कि वैवाहिक विवादों में इस एक्ट के तहत पतियों, विशेषकर बेटियों के पतियों के खिलाफ विशेषकर बेटियों के पिताओं के खिलाफ आरोप लगाए जाने की संख्या बढ़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इसका इस्तेमाल कभी कभी वैवाहिक मुकदमों में लाभ लेने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अधिक मुआवजा हासिल करने या विरोधी पक्ष को परेशान करने के लिए किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का ऐसा दुरुपयोग न केवल निर्दोष व्यक्तियों को गंभीर कष्ट पहुंचाता है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ाता है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो और बीएनएस के रेप से जुड़े प्रावधानों के तहत पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर 10 से अधिक आपराधिक मामलों को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां की। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का उसके पति और देवर ने बलात्कार किया और पति के परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की। इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार, मनगढ़ंत और भ्रामक पाया।